Hello, I Shahan Awaz welcomes you in this lecture and I am continuing the chapter number 10 वेव ऑप्टिक्स। और इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस के बारे में। इम्पोर्टेंटली इंटरफेरेंस के बारे में लास्ट टू लेक्चर्स में काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ और इसमें हमने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा कि एक्चुअल में इंटरफेरेंस क्या होता है, कितने तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, इंटरफेरेंस क्यों होता है। इसके बाद हमने इंटरफेरेंस को मैथमेटिकली भी समझा कि इंटरफेरेंस एक्चुअल में क्या होता है और इंटरफेरेंस के बाद जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे, इनकी क्या कंडीशंस होगी, है ना, सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग लास्ट टू लेक्चर्स में फाइंड आउट कर चुके हैं। तो चलिए अब हम इंटरफेरेंस की थ्योरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इंटरफेरेंस के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिक्स। तो आज का लेक्चर भी एक तरह का डेरिवेटिव लेक्चर होने वाला है। इसमें भी लेक्चर में पूरा की पूरा एक डेरिवेशन है इंटरफेरेंस से रिलेटेड। और इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से जब इंटरफेरेंस होता है और उस इंटरफेरेंस पैटर्न को जब स्क्रीन पर देखा जाता है, जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन पर ब्लैक और वाइट फ्रिंजेस के फॉर्म में। ये जो ब्लैक और वाइट फ्रिंजेस जो नज़र आ रही है, इनकी चौड़ाई कितनी होती है, इनकी विड्थ कितनी होती है और इनकी चौड़ाई या इनकी विड्थ किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। और क्या ये जो जो विड्थ है, ये जो चौड़ाई है, ये लाइट के कलर पर भी डिपेंड करती है। और क्या होगा इस फ्रिंज की चौड़ाई का जब अगर इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को किसी लिक्विड में डाल दिया जाए या फिर जो मीडियम है उस मीडियम को चेंज कर दिया जाए। तो ऑब्वियसली आज का लेक्चर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है और आज के लेक्चर में भी हम बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ फ्रिंजेस। सपोज़ कंसिडर करते हैं हम लोग एक आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक लाइट सोर्स कंसिडर किया हुआ है और लाइट सोर्स यहाँ पर अभी हाइड है और यहाँ पर हमने दो स्लिट्स जैसा हम हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है। दो स्लिट्स हैं, ये स्लिट्स ऑब्वियसली दो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव करती है, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने इसे बहुत अच्छे से समझा था। और इस स्लिट्स के बीच, ये दोनों स्लिट्स हैं, इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है सपोज स्मॉल डी है। ये स्लिट और जो स्क्रीन, जिस स्क्रीन पर हम इंटरफेरेंस पैटर्न को देखेंगे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ सपोज डी। ऑब्वियसली यहाँ पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट होगा और हमने देखा कि इस इंटरफेरेंस पैटर्न में जो सेंटर पॉइंट होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न जो इस स्क्रीन पर हमें मिलेगा, इसके और जो सेंटर पॉइंट होगा, उस सेंटर पॉइंट को सपोज हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें हमेशा पता है कि सेंटर पॉइंट पर हमेशा क्या मिलता है, हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है बी। ब्राइट फ्रिंज हमेशा हमें यहाँ पर मिलती है। सपोज इस पूरी स्क्रीन पर हमने कोई पॉइंट कंसिडर किया हुआ है पी, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इस पूरी स्क्रीन पर हमने एक पॉइंट पी कंसिडर किया हुआ है जहाँ पर हम इंटरफेरेंस पैटर्न को देखने वाले हैं या जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम सारे कैलकुलेशन करेंगे। सपोज इस पॉइंट पी पर ये दोनों लाइट वेव्स जो दोनों कोहेरेंट सोर्सेज से अगर मिल रही है, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के साथ में सुपर इम्पोज होगी या सुपरपोज होगी इस पॉइंट पी पर, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि ये पॉइंट पी जो है इसकी डिस्टेंस इस सेंटर पॉइंट से वाई है, सेंटर पॉइंट से इसके बीच का डिस्टेंस है वाई। ऑब्वियसली ये जो स्लिट्स हैं, इन स्लिट्स को के सामने के पॉइंट्स, ये स्लिट्स जो हैं, इन स्लिट्स के बिल्कुल एग्जैक्टली लाइन ऑफ साइट के जो पॉइंट्स है स्क्रीन पर वो सपोज हैं ए, और एस टू स्लिट्स के सामने का जो एग्जैक्ट लाइन ऑफ साइट का जो पॉइंट है स्क्रीन पर वो है बी। ऑब्वियसली इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस अगर डी है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट ऑन द स्क्रीन और ए के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा सपोज डी बाई टू। और ऑब्वियसली यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी होगा डी बाई टू। तो ये कंसिड्रेशन हमने ले लिए हैं डेरिवेशन करने के लिए। सपोज़ अब अगर दोनों वेव्स यहाँ पर इस पॉइंट पी पर मिल रही हैं, तो जैसा हमने हमेशा कहा था कि इन दोनों वेव्स में पाथ डिफरेंस तो होगा ही होगा। तो ऑब्वियसली पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो पाथ डिफरेंस होगा यहाँ पर एस टू पी अगर हम देखें और एस वन पी को देखें तो ऑब्वियसली एस टू पी हमें थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एस वन पी। हम कह सकते हैं कि दोनों वेव्स में जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा एस टू पी माइनस एस वन पी। Consider that the two coherent sources of the light S1 and S2 are placed at a distance d apart and a screen is placed at a distance d from the plane of the two sources। ठीक है, जैसा हमने देखा, let the point P on the screen at a distance y from the center of the screen if x is a path difference between the light waves, if x is a path difference between the light waves reaching the point P from the sources S1 and S2,
जैसा हमने देखा। सो पाथ डिफरेंस होगा x इज इक्वल टू S2P माइनस S1P, जैसा अभी हमने कंसिडर किया S2P माइनस S1P, दिस विल बी द पाथ डिफरेंस एट द पॉइंट P व्हेन द टू लाइट वेव्स आर रीचिंग एट द पॉइंट P फ्रॉम द स्लिट्स S1 एंड S2। सो फाइनली अब हमें यहाँ पर S2P और S1P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि एक्चुअल में इनकी वैल्यू क्या होगी। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। सो इन द राइट एंगल ट्रायंगल S2BP को अगर हम देखें, राइट एंगल ट्रायंगल S2BP, S2BP, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है S2BP, इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम देखें यहाँ पर, सो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्लियरली नज़र आ रहा है S2P क्या है, S2P इज़ अ हाइपोटेनियस, S2B इज़ अ बेस एंड PB इज़ अ परपेंडिकुलर। सो फाइनली पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो क्या हो जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, S2P का स्क्वायर इक्वल्स टू S2B स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो इट विल बिकम S2P स्क्वायर, S2P स्क्वायर इक्वल टू S2B स्क्वायर, S2B स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ को देखें तो हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर जो S2B है इसकी वैल्यू है कैपिटल D, जो दो बेसिकली स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल D। सो फाइनली हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया S2B स्क्वायर की जगह D स्क्वायर। और BP स्क्वायर की अगर हम बात करें, सो व्हाट विल बी द BP स्क्वायर। सो BP स्क्वायर को अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो BP स्क्वायर होगा बेसिकली यहाँ पर, ये होगा बेसिकली y, यहाँ तक तो हो गया y, और यहाँ से यहाँ तक OB जो हो गया वो हो गया D/2, ये हो गया D/2, ये हो गया y, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा y प्लस D/2, y प्लस D/2। सो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा y प्लस D/2 का होल स्क्वायर। सो फाइनली हमें S2P स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू मिल गई। इसी तरह से अब S1P भी कैलकुलेट करना है, तो S1P कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल S1AP। सो ट्रायंगल S1AP को अगर हम देखें, ट्रायंगल S1AP को अगर हम देखें, इस ट्रायंगल को, ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो इट्स ऑल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल। हम यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी S1P हो गया हाइपोटेनियस, देन S1A इज़ अ बेस और PA इज़ अ परपेंडिकुलर। सो क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर S1P स्क्वायर, हम देख सकते हैं यहाँ पर S1P स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो बेस है यहाँ पर S1A स्क्वायर और परपेंडिकुलर है PA स्क्वायर। सो फाइनली हमने यहाँ पर S1A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो S1A की वैल्यू कितनी होगी, S1A की वैल्यू एग्जैक्टली D के इक्वल होगी। इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन। सो फाइनली हमने यहाँ पर पुटअप किया S1A स्क्वायर के लिए D स्क्वायर, और अगर AP स्क्वायर की हम बात करें तो AP स्क्वायर को भी हम इजीली यहाँ से देख सकते हैं क्या होगा AP स्क्वायर। तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है PA स्क्वायर, तो हमें यहाँ तक का पता है दैट इज़ y, और इसमें से अगर D/2 माइनस कर दें हम, सो फाइनली हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। सो ये डिस्टेंस को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा बेसिकली y, इस y में से D/2 को अगर हम इतना माइनस कर दें, y माइनस D/2। सो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा y माइनस D/2, और ये स्क्वायर है इसलिए ये y माइनस D/2 का होल स्क्वायर। अब ऑब्वियसली हमें S2P माइनस S1P कैलकुलेट करना है, तो इस S2P स्क्वायर में से S1P स्क्वायर को माइनस करते हैं, दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर। सो राइट हैंड साइड को भी माइनस करें हम तो ये हो गया D स्क्वायर प्लस y प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस y माइनस D/2 का होल स्क्वायर। ये फाइनली इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये D स्क्वायर, ये माइनस सिंबल अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस D स्क्वायर, तो फाइनली माइनस D स्क्वायर से प्लस D स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पर S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर। ऑब्वियसली ये भी एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो हम लिख सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ईजिली लिख सकते हैं हम इसे। सो बाय दिस फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फार्मूले से हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसे S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P। हमने इस इक्वेशन को लिख दिया, और इस इक्वेशन में हमारे पास क्या बचा, y प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस D/2 का होल स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया है। सो फाइनली ये एक इक्वेशन हमारे पास तैयार हो चुकी है। अब इस इक्वेशन को भी थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो फाइनली मिलेगा हमें y स्क्वायर प्लस
डी स्क्वेयर बाय 4 प्लस ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर बाय 4 माइनस सॉरी प्लस 2y/d/2, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें मिलेगा माइनस वाई स्क्वेयर फिर प्लस माइनस डी स्क्वेयर बाय 4 और ये हो जाएगा प्लस 2y/d/2। फाइनली हम यहाँ पर देखेंगे वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल, डी स्क्वेयर बाय 4 से डी स्क्वेयर बाय 4 कैंसिल, एंड देन ये हो जाएगा 2y/d ओनली। सो फाइनली हमें यहाँ पर मिलेगा 2y/d/2 प्लस 2y/d/2 हो जाएगा 2y/d, ठीक है। सो यहाँ से हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और ये फाइनली 2y/d हमें यहाँ पर इक्वेशन में मिल चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हो गया 2y/d। सो 2y/d हमें मिल गया S2p प्लस S1p इंटू S2p माइनस S1p। अब यहाँ पर हमें पता है S2p माइनस S1p क्या है, इट इज़ अ पाथ डिफरेंस। हमने हमेशा कंसिडर किया है S2p माइनस S1p को पाथ डिफरेंस, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हो गया पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस को हमेशा हमने रिप्रेजेंट किया है x से, ये होता है दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस, ठीक है। सो हम यहाँ पर S2p माइनस S1p को x पुटअप कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर पुटअप किया S2p माइनस S1p इक्वल टू x, तो हमने यहाँ पर रख दिया x। और जब हम फाइनली इसे सॉल्व करेंगे हमें पाथ डिफरेंस ही कैलकुलेट करना है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2y/d अपॉन S2p प्लस S1p। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो एक्चुअल में ये जो पॉइंट P हमें नज़र आ रहा है, ये पॉइंट P इस सेंटर पॉइंट के काफ़ी करीब होगा। हमने एक रैंडमली ये पॉइंट कंसिडर किया हुआ है कि सपोज पॉइंट P यहाँ पर है, पॉइंट P यहाँ पर भी हो सकता है, पॉइंट P यहाँ पर भी हो सकता है, पॉइंट P इस पॉइंट O के भी करीब हो सकता है। तो लेट अस कंसिडर कि ये जो पॉइंट P है वो इस पॉइंट O के बहुत ज़्यादा करीब है। पॉइंट O के जब बहुत ज़्यादा करीब होगा, सपोज यहाँ पर ही लेट अस कंसिडर पॉइंट, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ से S1p S2p ये भी ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, लगभग बराबर होंगे। सो इस केस में ये जो पॉइंट P अगर सपोज पॉइंट O के बहुत ज़्यादा करीब है, सो S1p और S2p की वैल्यू क्या होगी, एक दूसरे के लगभग बराबर होगी। हम लिख सकते हैं यहाँ पर S2p इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू S1p। और ऑब्वियसली ये जो एक डिस्टेंस होगी ये भी डिस्टेंस ऑलमोस्ट बराबर होगी कैपिटल D के, तो ये डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट बराबर होगी कैपिटल D के, मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। सो in practice if the point P lies very close to the center of the स्क्रीन O, ठीक है, सो हम लिख सकते हैं S2p ऑलमोस्ट इक्वल टू S1p ऑलमोस्ट इक्वल टू D। सो हम यहाँ पर अगर S2p और S1p के लिए अगर डी पुटअप कर दें तो फाइनली ये इक्वेशन होगी 2y/d अपॉन d प्लस डी एंड 2y/d अपॉन 2d, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। फाइनली पाथ डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y/d अपॉन कैपिटल D। तो ये दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस हमें मिल चुका है कि सपोज द टू वेव्स इफ आर गेटिंग सुपरपोज ऑन द स्क्रीन एट द पॉइंट P, देन x विल बी द पाथ डिफरेंस और दिस पाथ डिफरेंस विल बी डिफाइंड बाय द y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। हम देख सकते हैं यहाँ पर। नाउ x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब ऑब्वियसली हम बात करें अगर पोजीशन ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द स्क्रीन, कि बेसिकली जो ब्राइट फ्रिंज है वो सेंटर पॉइंट से कितनी दूरी पर होगी और जो डार्क फ्रिंज है वो सेंटर पॉइंट से कितनी दूरी पर होगी। अगर पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है या फिर डार्क फ्रिंज बन रही है, ठीक है, तो इस पॉइंट O से उसकी दूरी कितनी होगी, मतलब y की वैल्यू एक्चुअल में कितनी होगी, या फिर ये y की जो वैल्यू है वो किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करेगी, ठीक है। सो कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करेंगे या फिर हम पोजीशन ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करेंगे। सो देखिए आपको याद आ रहा होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमने पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस पता किए थे कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के केस में। सो यहाँ पर हमें पता है कि जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और मैक्सिमा होगी, मतलब हायर इंटेंसिटी ब्राइटनेस हमें मिलेगी, तो उस केस में x की जो वैल्यू होगी वो होगी n लैम्डा, ठीक है, मतलब पाथ डिफरेंस है वो वेवलेंथ का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। ये हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए किया था, कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर x की जो वैल्यू है पाथ डिफरेंस की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल D। तो अगर यहाँ पर सपोज थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि जो पॉइंट P हमने कंसिडर किया हुआ है वहाँ पर मैक्सिमा बन रही है, वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उस केस में ये जो वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल D की वैल्यू कितनी होगी, n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इतना ही होता है। सो फाइनली हम पुट अप कर सकते हैं वाई डी अपॉन कैपिटल D, वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा। सो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से y की वैल्यू हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना है, पोजीशन ऑफ द मैक्सिमा कैलकुलेट करना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d।
मतलब इतनी दूरी पर वाई सेंटर ऑफ द स्क्रीन से वाई दूरी पर हमें मैक्सिमा मिलेगी। और ऑब्वियसली हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो मैक्सिमा की पोजीशन है वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट दो स्लिट स्मॉल डी, और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्वियसली एक मैक्सिमा तो बनेगी नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पर ये ब्राइट फ्रिंज होगी, इसके बाद फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो ऐसी नंबर ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेगी, मतलब नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पर बनेगी अप साइड में भी और डाउन साइड में भी, बिल्कुल जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्क्रीन पे। आपको पूरी स्क्रीन पर सेंटर पॉइंट से लगाकर तो ऊपर की तरफ यहाँ पर नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, वाइट फ्रिंजेस नज़र आ रही है और नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस भी नज़र आ रही है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर सभी की अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें कि सपोज़ स्टार्ट फ्रॉम द एन इक्वल टू 0 1 2 3, अगर हम एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर रखें, तो सपोज़ एन इक्वल टू 0 मतलब जो ज़ीरो ब्राइट फ्रिंज होगी आपकी, ये जो फार्मूला है ये ब्राइट फ्रिंज के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, मैक्सिमा के लिए अभी हमने जो कैलकुलेट किया। तो अगर हम ज़ीरो एन इक्वल टू 0 की बात करें तो ये हमें देगा पोजीशन ऑफ द ज़ीरो ब्राइट फ्रिंज, और ज़ीरो ब्राइट फ्रिंज हमेशा कहाँ पर होगी, सेंटर पर होगी, सेंट्रल मैक्सिमा। सो हमने यहाँ पर अगर एन इक्वल टू 0 पुटअप किया तो एन इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0, फाइनली वाई 0 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0। सो ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द पॉइंट ओ। ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है कि सेंटर से ब्राइट, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी उसकी डिस्टेंस 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि ब्राइट फ्रिंज हमेशा, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी वो हमेशा हमें सेंटर में ही मिलेगी। ठीक है, ओ से 0 डिस्टेंस पर, मतलब 0 पर ही, सेंटर पर ही मिलेगी। ऑब्वियसली अगर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात करें, क्योंकि देखिए सेंटर ब्राइट फ्रिंज होगी, इसके बाद फिर डार्क फ्रिंज आएगी, फिर इसके बाद ब्राइट फ्रिंज आएगी, तो ऑब्वियसली सेंटर पर जो ब्राइट फ्रिंज मिली, इसके बाद डार्क फ्रिंज मिल रही है, इसके बाद फिर जो ब्राइट फ्रिंज हमें मिल रही है, ठीक है, या ब्राइट फ्रिंज हमें जो मिल रही है, इसकी जो वैल्यू होगी, इस ये कहलाएगी आपकी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ये कहलाएगी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। फिर इसके बाद हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी, फिर इसके बाद एक और ब्राइट मिलेगी, ये कहलाएगी सेकंड ब्राइट फ्रिंज। सो इसी तरह से, जिस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो हो गई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, वाई 0। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गई डार्क फ्रिंज, फिर ये फर्स्ट वाइट ब्राइट फ्रिंज हुई, ये होगी सपोज वाई 1, मतलब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कहलाएगी वाई 1। इसी तरह से फिर एक डार्क फ्रिंज आएगी, इसके बाद फिर एक और ब्राइट फ्रिंज हमें मिलेगी, ये सपोज कहलाएगी वाई 2। इट मीन्स कि जो बी टू, सॉरी, और वाई 2 क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द बी टू फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। ठीक है, सो ये होगा वाई 2, ये होगा वाई 1। ठीक है, तो इस तरह से हमें वाई 1 वाई 2 वाई 3 वाई एन, मतलब nth ब्राइट फ्रिंज तक कैलकुलेशन करने। सो इसके लिए देखिए बड़ा सिंपल से कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले है हमारे पास कि एन की वैल्यू जैसे जैसे हम रखते जाएंगे, सपोज एन की वैल्यू 0 पुटअप की हमने तो हमें nth ब्राइट फ्रिंज मिल, 0th ब्राइट फ्रिंज मिल गई, जिसकी डिस्टेंस क्या है, सेंटर से 0, मतलब सेंटर पर ही सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, मतलब सेंटर पर हमें ब्राइट फ्रिंज ही मिलेगी। यहाँ से ये भी कंफर्म हो रहा है कि सेंटर पर हमेशा क्या मिलेगी, हमें ब्राइट फ्रिंज ही मिलेगी। इसके बाद वाई की, एन की वैल्यू अगर 1 पुटअप करते हैं तो क्या होगा, एन की वैल्यू 1 पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, मतलब डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द 0 या ओ। इसके बाद एन की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द ओ। इस तरह से हम nth ब्राइट फ्रिंज को देखें, अगर अल्टीमेट अप टू nth ब्राइट फ्रिंज पर जाए, nth ब्राइट फ्रिंज क्या होगी, बिल्कुल लास्ट में जो ब्राइट फ्रिंज हमें मिल रही है, ठीक है, nth ब्राइट फ्रिंज सपोज यहाँ कहीं मिलेगी, तो ये nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस क्या होगी, nth ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द सेंटर वो होगी वाई एन, एन लैम्डा, एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो इस तरह से हमें अलग अलग सभी ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन फ्रॉम द सेंटर हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इजीली यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल डी पर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी। ठीक है, और ऑब्वियसली डी वाई की जो वैल्यू है, पोजीशन जो है वो बेसिकली कैपिटल डी के प्रोपोर्शनल हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है वाई, मतलब डी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वाई की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब डी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मतलब स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, यहाँ पर पोजीशन ब्राइट फ्रिंज की उतनी ज़्यादा ऊपर शिफ्ट होती जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो वाई की वैल्यू जो है वो स्मॉल डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब स्लिट के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा, स्लिट के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा, यहाँ पर पोजीशन ऑफ द वाई भी उतना ज़्यादा ऊपर हमें मिलेगा। ठीक है,
ऑब्वियसली यहाँ पर y की वैल्यू प्रोपोर्शनल है लैम्डा के इट मीन्स वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज भी उतनी ज़्यादा होगी, पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज हमें सेंटर से उतना ज़्यादा दूर मिलेगी, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर ये कैलकुलेशंस हमें यहाँ पर कंक्लूजन के फॉर्म में मिल रहे हैं। अब इसी तरह से डार्क फ्रिंजेस की अगर हम बात करें तो डार्क फ्रिंजेस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है हमने लास्ट लेक्चर में ही कैलकुलेट किया था कि फॉर द डार्क फ्रिंजेस जो पाथ डिफरेंस होगा x वो होगा 2n+1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू है अभी हमने कैलकुलेट की YD/D, और अगर ये पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डार्क फ्रिंज के लिए इट मीन्स कि पॉइंट पी पर अगर सपोज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, अगर हमने जो पॉइंट पी यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है, अगर सपोज यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो उस केस में एक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी x n 2n+1 लैम्डा बाय 2। सो ऑब्वियसली ये किसके इक्वल होना चाहिए YD/D जो हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर y/d/D के इक्वल पुटअप कर दिया 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2। सो फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वेरी इजीली y की जो वैल्यू होगी जब पोजीशन ऑफ द डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से y की जो वैल्यू होगी वो होगी 2n1+1 d λ/2d। ये फाइनली हमें इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ से भी ऑब्वियसली यहाँ पर n की वैल्यू अलग अलग पुटअप करके हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पहली डार्क फ्रिंज की वैल्यू की पोजीशन क्या होगी, सेकंड डार्क फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी, एटसेट्रा। मतलब जो फर्स्ट आपकी डार्क फ्रिंज है इसकी पोजीशन सेंटर से कितनी दूरी पर होगी, ठीक है। जो सेकंड डार्क फ्रिंज होगी उसकी पोजीशन सेंटर से कितनी होगी एंड सो ऑन, जैसा ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं y इज इक्वल टू में 2n+1 इंटू कैपिटल D इंटू λ/2d में हम n की वैल्यू अगर 0 पुटअप करते हैं तो हमें मिलेगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ठीक है, n0 ये हो जाएगा y0 डैश। इसे हम y0 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर 0 पुटअप करें तो फाइनली हमें मिलेगा d λ/2d, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। अब ये जीरोथ नहीं कहलाएगी क्योंकि जीरोथ पोजीशन पे तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, इसलिए डार्क फ्रिंज हमेशा कहाँ से शुरुआत होगी, फर्स्ट डार्क फ्रिंज से। सो फर्स्ट डार्क फ्रिंज जो होगी फ्रॉम द सेंटर वो कितनी होगी, डिस्टेंस d λ/2d पर होगी। इसी तरह से y1 डैश जब पुटअप करेंगे n=1 पुटअप करेंगे यहाँ पर हम, तो ये हो जाएगा बेसिकली 3d λ/2d, और ये होगी बेसिकली n=1 पे हमें मिलेगा सेकंड डार्क फ्रिंज। इसी तरह से n=2 जब 2 पुटअप करेंगे तो हमें मिलेगी डिस्टेंस ऑफ द थर्ड डार्क फ्रिंज एंड सो ऑन। तो इसी तरह से जब हम n पुटअप करेंगे तो हमें मिलेगा n+1 डार्क फ्रिंज। ऑब्वियसली जब n पुटअप कर देंगे हम यहाँ पर तो ये जो इक्वेशन डिफाइन करेगी ये करेगी पोजीशन ऑफ द n+1 डार्क फ्रिंज फ्रॉम द पॉइंट O। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमने यहाँ पर पोजीशन ऑफ द डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में अक्सर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उसमें हमसे पोजीशन ऑफ द ऐसा पूछा जाता है कि कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज एंड सो ऑन। तो हमें ये फार्मूलेज हमेशा याद होने चाहिए और हमेशा हमें याद रखना है कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज और थर्ड डार्क फ्रिंज के फार्मूलेज क्या होंगे, इनके कॉन्सेप्ट क्या है, और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज और थर्ड ब्राइट फ्रिंज के फार्मूले क्या हैं, इनके कॉन्सेप्ट क्या होंगे। सो हमने पोजीशन तो फाइंड आउट कर ली है ब्राइट फ्रिंजेस की। अब बारी आती है इनकी विथ की कि भाई ये जो ब्राइट फ्रिंजेस है इनकी विथ कितनी होगी, ठीक है, इनकी चौड़ाई कितनी होगी। तो फ्रिंज की विथ कैलकुलेट करने का ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे ब्राइट फ्रिंज का कैलकुलेशन करना है, अगर मुझे ब्राइट फ्रिंज की विथ का कैलकुलेशन करना है तो मैं दो डार्क फ्रिंज के बीच में हमेशा ब्राइट फ्रिंज होगी, तो अगर मैं दो डार्क फ्रिंज की पोजीशन को फाइंड आउट कर लूँ तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ से ब्राइट फ्रिंज की विथ मिल जाएगी। इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर हमने यहाँ पर दो डार्क फ्रिंज की पोजीशन अगर फाइंड आउट कर ली है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, ऑब्वियसली वो ब्राइट फ्रिंज की विथ को डिफाइन करेगा। सो इसी तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन हम करेंगे। अब फ्रिंज विथ कैलकुलेट करेंगे हम, फ्रिंज विथ। सो द स्पेसिंग बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इज इक्वल टू द विथ ऑफ द डार्क फ्रिंज। जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस हम देखें तो हमेशा वो डार्क फ्रिंज को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर अगर हम दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, ठीक है, इस तरह से कि दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट कर लें, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो ऑब्वियसली ये हमें क्या देगा, एक डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस दे, एक डार्क फ्रिंज की विथ की तो दे देगा। और अगर हम दो डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हमेशा ये विथ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज देगा।
तो इसी तरह से हमें जब भी फ्रिंज विथ कैलकुलेट करना होगा, तो अगर हमें ब्राइट फ्रिंज की विथ कैलकुलेट करना है तो हमें दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस की डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा और उन्हें आपस में सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर हमें डार्क फ्रिंज की विथ कैलकुलेट करना हुआ तो हमेशा हमें दो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन फाइंड आउट करके उनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। सो फ्रिंज विथ की बात करें, सो द स्पेसिंग बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इज इक्वल टू द विथ ऑफ द डार्क फ्रिंज। सो देयरफॉर द विथ ऑफ द डार्क फ्रिंज, अभी हमने देखा विथ ऑफ द डार्क फ्रिंज कितना होता है, डार्क फ्रिंज के बीच का विथ कितना हो जाएगा। तो ऑब्वियसली दो ब्राइट फ्रिंजेस का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो सपोज हमने कंसिडर किया कि दो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, सपोज nth पोजीशन पर और n-1th पोजीशन पर, दो कॉन्जिक्यूटिव दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस हैं। तो सपोज yn कितना होगा, एन डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, और yn-1 पोजीशन ऑफ द n-1th ब्राइट फ्रिंज होगी n-1 कैपिटल डी अपॉन इंटू लेमडा अपॉन स्मॉल डी। सो ये फाइनली हमें ब्राइट फ्रिंजेस दो मिल गई, दोनों ब्राइट फ्रिंजेस, दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस के का डिस्टेंस हमें मिल गया। अब इन दोनों की डिस्टेंस को अगर हम आपस में सब्सट्रैक्ट करें तो हमें डार्क फ्रिंज की विथ मिल जाएगी। ऑब्वियसली डार्क फ्रिंज की विथ होगी डी लैम्डा बाई डी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा कैपिटल डी इंटू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। सो द स्पेसिंग बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस इज इक्वल टू द विथ ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस। इसी तरह से अगर हम ब्राइट फ्रिंज की विथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें दो डार्क फ्रिंज की पोजीशन कंजिक्यूटिव पोजीशन निकालनी पड़ेगी और उनको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सपोज़ कि दो डार्क फ्रिंजेस जो हैं वो हैं सपोज़ nth डार्क फ्रिंज और n-1th डार्क फ्रिंज। तो nth डार्क फ्रिंज जो है सपोज़ वो रिप्रेजेंट होगा 2n+1 डी लैम्डा अपॉन 2d। अभी हमने जस्ट कैलकुलेशन किया yn डैश को। और इसी तरह से yn-1 डैश को अगर हम देखें, n-1th डार्क फ्रिंज को देखें, तो यहाँ पर n के लिए n-1 पुटअप करना पड़ेगा हमें, और +1 एज इट इज़ डी लैम्डा बाई 2d। ये इक्वेशन हमें मिल गई। n की जगह सिर्फ n-1 पुटअप करना है, बाकी एज इट इज़ वही इक्वेशन है 2d। और इन दोनों इक्वेशंस को जब हम आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब nth डार्क फ्रिंज और n-1th डार्क फ्रिंज दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज। तो फाइनली ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला भी हमें जो मिलेगा वो मिलेगा डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। सो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो ब्राइट फ्रिंज है और डार्क फ्रिंज है, मतलब ये जो हमने कैलकुलेशन किया था डार्क फ्रिंज के लिए किया था, ठीक है, और ये हमने कैलकुलेशन जो किया है वो ब्राइट फ्रिंज के लिए किया है। तो ब्राइट और डार्क दोनों के लिए जो स्पेसिंग आई है या फिर विथ आई है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, डी लैम्डा कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस हम यहाँ पर देख सकते हैं, इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ द सेम विथ। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हैं इनकी विथ हमेशा क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। मतलब ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की विथ क्या होगी, एग्जैक्टली सेम होगी। और नॉर्मली हम फ्रिंज विथ को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, तो हम यहाँ पर इसे डी लैम्डा बाय स्मॉल डी को बीटा से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई जो सेंट्रल मैक्सिमा होगी, क्या इसकी विथ भी दूसरी विथ के फ्रिंजेस की विथ के इक्वल होगी, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर दो डार्क फ्रिंजेस जो हैं, जो दो डार्क फ्रिंजेस हैं, इनकी इसकी पोजीशन अगर हम 0 से निकालें, ठीक है, तो वो होगी सपोज़ एक पोजीशन, और इसकी पोजीशन ये वाली डार्क फ्रिंज की पोजीशन हम 0 से कैलकुलेट करें तो ये, तो ऑब्वियसली ये दोनों पोजीशन को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें पता है कि डार्क फ्रिंज की पोजीशन फ्रॉम द सेंटर क्या होती है, डार्क फ्रिंज की पोजीशन फ्रॉम द सेंटर होती है हमेशा, हमें पता है वो होती है डी लैम्डा y0 डैश, ठीक है, y0 डैश जो पहली डार्क फ्रिंज होगी, फर्स्ट डार्क फ्रिंज जो होगी, फर्स्ट डार्क फ्रिंज फ्रॉम द पॉइंट ओ, वो होगी डी लैम्डा अपॉन 2d y0 डैश। तो इसी तरह से यहाँ पर ये भी होगा बेसिकली y0 डैश, और ये वाली जो डार्क फ्रिंज होगी इसकी वैल्यू भी होगी y0 डैश। तो मतलब y0 डैश और y0 डैश दोनों का एडिशन हम ले लें तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा बेसिकली वही ब्राइट फ्रिंज की विथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो इसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ब्राइट फ्रिंज होगा, द width of the central bright fringe is equal to the distance between the first dark fringe formed on the two sides the center of the screen। ठीक है, ऊपर और नीचे सेंटर के अप और डाउन साइड दोनों तरफ जो डार्क फ्रिंज बन रही है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विथ को डिफाइन करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा यहाँ पर कि बेसिकली यहाँ पर y0 एंड y0 डैश, दो y0 डैश का एडिशन होगा, तो हमने इसे 2 इंटू y0 डैश
सिंपली लिख दिया है, और ये होगा y0 डैश की वैल्यू होगी डी लैम्डा अपॉन 2d। फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा b0 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी उसकी जो विथ होगी वो भी बेसिकली डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होगी, जो इक्वल है नॉर्मल फ्रिंज विथ के इक्वल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऑल द फ्रिंजेस, जितनी भी फ्रिंजेस होगी, चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो, डार्क फ्रिंज हो या फिर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो, सभी की विथ कैसी होगी, एग्जैक्टली सेम होगी, एग्जैक्टली सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें फ्रिंज विथ का जो कैलकुलेशन मिल जाता है बहुत अच्छे से। और यहाँ पर हमें क्लियरली हो रहा है कि जो फ्रिंज की विथ है वो बेसिकली डिपेंड करेगी कैपिटल डी पर। इट मीन्स कि कैपिटल डी क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, ये कैपिटल डी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, उतना ज़्यादा फ्रिंज की विथ होगी। मतलब बीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, मतलब डी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फ्रिंज की विथ भी उतनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा चौड़ी फ्रिंज यहाँ पर बनेगी। लैम्डा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, बीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब कलर की वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम विब्जियोर में देखें तो वायलेट से रेड की तरफ अगर हम जाते हैं तो बेसिकली लैम्डा जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो अगर हम रेड कलर का लाइट यूज़ कर रहे हैं तो फ्रिंज की विथ ज़्यादा बड़ी होगी, और वायलेट कलर का लाइट यूज़ कर रहे हैं तो फ्रिंज की विथ कम होगी फॉर द सेम डिस्टेंस ऑफ डी, फॉर द सेम डिस्टेंस ऑफ कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। जबकि स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस भी सेम है और दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी भी सेम हो। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि बेसिकली जो फ्रिंज की विथ होगी वो स्क्रीन और स्लिट के बीच के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगी और कलर पर भी डिपेंड करेगी किस कलर का लाइट हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन साथ में हम देखें तो बीटा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। ठीक है, मतलब डी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बीटा की वैल्यू कम होगी। स्मॉल डी की वैल्यू ज़्यादा मतलब यहाँ पर स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा यहाँ पर फ्रिंज की विथ उतनी कम होगी, मतलब नैरो फ्रिंज बनेगी। इसीलिए हम यहाँ पर S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है स्मॉल डी, इसको बहुत कम रखते हैं और S1 और S2 को बहुत करीब रखा जाता है, क्योंकि डी की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी, डी की वैल्यू जितनी कम होगी बीटा की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। इट मीन्स फ्रिंज की विथ उतनी ज़्यादा होगी, और फ्रिंज की विथ जितनी ज़्यादा होगी उतना क्लियरली हम उसे ऑब्जर्व कर पाएंगे, उसे देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये कंसिडरेशन निकलता है। काफ़ी सिंपल सा और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये। सो अब यहाँ पर एक और टर्म आता है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। हमने इंटेंसिटी का फार्मूला देखा था, I इज़ इक्वल टू A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। और हमने कहा था कि अगर सपोज़ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसके लिए कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी 1। कॉस फाई की वैल्यू अगर 1 होती है तो ये जो फार्मूला होता है आई मैक्सिमम का, ठीक है, ये हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पर भी हमने कहा था कि सपोज़ अगर A1 इज़ इक्वल टू A2 हो जाए, दोनों वेव्स की एम्पलीट्यूड अगर सेम हो और वो इक्वल हो A के, सो फाइनली हम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं A और A, तो ये हो जाएगा फाइनली 2A का स्क्वायर। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं 4A स्क्वायर। ठीक है, सो ये इक्वेशन हमने आई मैक्सिमम के लिए हम लिख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसे देखा था कि आई मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो होगी बेसिकली 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर के इक्वल। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें मिला आई मैक्सिमम इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। इसी तरह से आई मिनिमम की अगर हम बात करें तो आई मिनिमम के लिए भी हमने देखा था, वैल्यू पुटअप की थी और हमने देखा था इसकी वैल्यू होगी A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर A और A दोनों इक्वल हो जाए तो फाइनली इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये भी हमने कैलकुलेट किया था। सो देयरफॉर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विल बी ऑफ इक्वल विथ such that the dark fringes will be totally dark and bright fringes will be of the constant intensity 4A स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हमें कुछ इस तरह की मिलती है कि जो डार्क फ्रिंज है वो पूरी तरह से डार्क हो, ब्लैक हो, और ब्राइट फ्रिंज जो है वो एक पर्टिकुलर फिक्स इंटेंसिटी की हो, लगभग बहुत ज़्यादा चमकीली हो। ठीक है, सो यहाँ पर हम इंटरफेरेंस पैटर्न को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, डिस्टिंक्टली हम इसे देख सकते हैं। सो यहाँ से हमें एक डिस्कशन मिलता है कि एस द एक्सप्रेशन फॉर द बीटा इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एन, कि यहाँ पर बीटा जो है वो बेसिकली एन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हम अगर देखें यहाँ पर ध्यान से तो बीटा की वैल्यू एन पे, स्मॉल एन पे डिपेंड नहीं कर रही, मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस पे डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि जितनी भी फ्रिंजेस बनेगी वो सब सेम साइज़ की बनेगी। सो द विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंजेस, या सॉरी हम देखें
As beta is directly proportional to the lambda, the fringes produced by the light shorter wavelength will be narrower as compared to those produced by the light of the longer wavelength. जैसा हमने कहा, हमने वायलेट और रेड के लिए बात की थी. For appreciable fringe with D शुड बी लार्ज एंड स्मॉल डी शुड बी स्मॉल. हमने कहा कि डी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, स्मॉल डी की वैल्यू जितनी कम होगी, उतनी ज़्यादा अच्छी फ्रिंज की विथ हमें यहाँ पर मिलेगी. एंड द पोजीशन ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज n+1th डार्क फ्रिंजेस आर रिस्पेक्टिवली. हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पोजीशन ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज और n+1th डार्क फ्रिंज जो होगी वो हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं. वाई एन इज इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी एंड वाई एन डैश इज इक्वल टू 2n+1 डी लैम्डा अपॉन 2d. अभी हमने कैलकुलेट किया. सो द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस विल बी डिस्टिंक्ट इफ वाई एंड वाई एन डैश आर लार्ज. अगर इनकी फ्रिंज की विड्थ ज़्यादा होगी तभी जाकर हम इजीली ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस में को रिजॉल्व कर पाएंगे. अगर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की विड्थ बिल्कुल कम है, आप देख सकते हैं जैसा हमने फर्स्ट पिक्चर के अंदर दिखाया था आपको कि यहाँ पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब करीब है, तो ऊपर जाने के बाद ये लगभग ओवरलैप सी नज़र आ रही है हमें. ठीक है, हम क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर भी क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं. तो अगर इन्हीं फ्रिंज की विड्थ अगर ज़्यादा चौड़ी होती, ज़्यादा अच्छी होती, तो हम इन्हें डिस्टिंक्टली देख पाते, बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर पाते, इनको ऑब्जर्व कर पाते. सो फॉर दिस रीज़न द टू स्लिट्स शुड बी. तो ये कब हो सकता है? अगर ये तभी होगा जब वाई एन और वाई एन डैश की चौड़ाई ज़्यादा होगी. इट मीन्स जब स्मॉल डी की वैल्यू कम होगी और कैपिटल डी की वैल्यू ज़्यादा होगी. सो द टू स्लिट्स शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड द स्क्रीन शुड बी सिचुएटेड एट द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द टू स्लिट्स. ठीक है, सो हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से देख लिया. इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम एंगुलर विथ की बात करें, इज द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ द सेम विथ, द एंगुलर विथ ऑफ द फ्रिंज विल बी गिवन बाय. ठीक है, अगर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बिल्कुल सेम विथ की है तो एंगुलर विथ का जो फार्मूला होगा वो होगा थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन डी, बीटा अपॉन कैपिटल डी. एक्चुअल में ये जो फार्मूला आता है वो आता है यहाँ से आता है वो फार्मूला कि सपोज़ अगर ये जो ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस यहाँ पर बन रही है, ठीक है, सपोज़ यहाँ पर कोई भी ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज है सपोज़, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी जो एक पर्टिकुलर विथ है वो सपोज़ अगर हम यहाँ से उसकी एंगुलर की बात करें तो उसकी हमने एक फार्मूला पढ़ा है हमेशा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो यहाँ से आर्क जो होगा वो आर्क होगा बेसिकली, इसकी विथ वो बीटा होगी और इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी बेसिकली डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का. तो ये जो कैपिटल डी, सो थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन कैपिटल डी. जो फार्मूला हमें मिलता है यहाँ से वो इस पर्पज़ से मिलता है. और ये थीटा क्या होगा, ये थीटा बेसिकली ये दिस वन थीटा, तो ये एंगुलर विथ को डिफाइन करता है. तो इसी तरह से यहाँ से एंगुलर विथ की हम बात करें तो हमें मिलता है थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन कैपिटल डी. अब यहाँ से बीटा की वैल्यू अगर हम पुटअप करते हैं डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, तो यहाँ से डी कैंसिल आउट होगा. फाइनली हमें मिलेगा लैम्डा अपॉन स्मॉल डी. तो यहाँ से एंगुलर विथ का फार्मूला हमें मिल जाता है. इसके साथ ही अगर हम बात करें कि अगर हमने इस पूरे अपैरेटस को किसी पर्टिकुलर लिक्विड में फिलअप कर दिया है, ऑन इमर्जिंग द अपैरेटस इन द लिक्विड से वाटर, सपोज वाटर में हमने कर दिया और सपोज वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू. सो जो हमें पता है हमेशा कि वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट डिक्रीज़ हो जाती है. कितनी डिक्रीज़ होती है, लैम्डा डैश हो जाएगी लैम्डा बाय म्यू. किसी भी अगर लिक्विड में अगर हम देखें तो जो वेवलेंथ है वो हमेशा लाइट की डिक्रीज़ होती है, वो होती है बाय लैम्डा अपॉन म्यू के रेशो से. सो इसी तरह से अगर हमने इस पूरे अपैरेटस को किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी ये हो जाएगा लैम्डा डैश अपॉन डी, और लैम्डा डैश अपॉन डी क्या होगा, लैम्डा अपॉन म्यू. ठीक है, अपॉन डी. तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एंगुलर विथ भी क्या होगी, उसकी कम होगी. एंगुलर विथ कम होगी, इट मीन्स कि फ्रिंज की विथ यहाँ पर क्या होगी, डिक्रीज़ होगी. तो हमेशा हमें याद रखना है कि ये जो फ्रिंज विथ हमने कैलकुलेट की है ये एयर में कैलकुलेट की है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के लिए, और अगर इसी अपैरेटस को किसी लिक्विड में रख दिया जाए तो लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम फ्रिंज विथ होगी फॉर द सेम स्पेसिंग ऑफ द स्लिट एंड फॉर द सेम स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन. सो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा. काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था और आई होप आपने इसे एंजॉय भी किया होगा. तो इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा. श्योरली आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे. थैंक यू.